नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 18वें रोजगार जो मेला है वो आज लगेगा। और ऐसे में पीएम मोदी जो है 61,000 जॉब लेटर भी बांटेंगे और देश भर के 45 जगहों पर यह आयोजन होगा। और ऐसे में अब तक 11 लाख लोगों को मिला है रोजगार। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि 18वें रोजगार मेला जो है वो आज है और पीएम मोदी 61,000 जॉब लेटर बांटेंगे और देश भर में 45 जगहों पर आयोजन है। और अब तक 11 लाख लोगों को मिला है रोजगार। पीएम मोदी आज 18वें रोजगार मेले में 61,000 जॉब लेटर बांटेंगे। और ये नियुक्ति जो है गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में भी की गई है। रोजगार मेले का आयोजन देश के 45 जगहों पर किया जाएगा। और ऐसे में रोजगार मेले का आयोजन जो है वो देश भर में 45 जगहों पर किया जाएगा। पिछले रोजगार मेला जो है वो 24 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेला का पहला फेज शुरू किया था और अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। पिछले साल अक्टूबर में 17वां रोजगार मेले में जॉब लेटर बांटते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और हम भारत की युवा क्षमता को एक बड़ी ताकत मानते हैं। हम हर क्षेत्र में इसी दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी विदेश नीति भी भारत के युवाओं के हित पर केंद्रित है। वहीं चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों पर की सख्ती। चुनाव आयोग ने तय किए सख्त नियम। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि निर्देश न मानने पर निलंबन और कार्रवाई भी होगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि चुनाव आयोग ने अधिकारियों पर सख्ती की है और ऐसे में चुनाव आयोग ने तय किया है सख्त नियम और निर्देश न मानने वाले अधिकारियों पर निलंबन और साथ ही बड़ी कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की शुद्धता से समझौता करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का बड़ा फैसला किया है। आयोग ने साफ किया है कि अगर कोई भी बीएलओ जानबूझकर निर्देशों का पालन नहीं करता है या लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बीएलओ चुनाव व्यवस्था के जमीनी स्तर के अधिकारी भी होते हैं और जो अपने बूथ पर वोट लिस्ट को तैयार करने और अपडेट रखने का काम करते हैं। ऐसे में आमतौर पर एक बूथ पर करीब 970 मतदाता या फिर 300 घर होते हैं। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही, गलत काम, जानबूझकर आदेश न मानना या फिर वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अविनाश सिंह जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो इस निर्देश को देखते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब सख्त कदम उठा लिया है बीएलओ को लेकर। अगर मैं बात करूं तो अविनाश जी, कितना सख्त है और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जी, सभी को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, हमने ये सुना जाना पढ़ा है कि डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, देश के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। और एक संस्था बनाई गई जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो जो भी इलेक्शन कमीशन है और जो भी इलेक्शन कमीशन को हेड कर रहा है, उसकी जो मान्यता होती है, उसकी जो बातें होती है, वो एक सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर है, चाहे उसकी सैलरी हो, चाहे उसका स्टेटस हो। तो अगर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसपे कुछ पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करना चाहती है, राजनीति करती है, वोट चोरी जैसे इल्जाम लगाने की कोशिश की जाती है, जो कि बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निराधार है। कहीं कोई वोट चोरी का मामला नहीं है, कहीं ईवीएम का मामला नहीं है। ये ऑपरेशन की नौटंकी पिछले 6-7 सालों में उनको वो समझ गए हैं। पर इलेक्शन कमीशन को नौटंकी से मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। डेमोक्रेसी में जो जो चीजें जरूरत होती है उसको मजबूत करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, उसके लिए बनाया गया है। ये कदम उसी डायरेक्शन में है। और जहां तक ये जो ऑर्डर का सवाल है, इस ऑर्डर का कॉन्टेक्स्ट बंगाल है और बंगाल में बीएलओ जो है वो बीएलओ कहीं के भी वो लोकल अधिकारी होते हैं। और ममता की सरकार जो तोलाबाज सरकार जो है, यही बीएलओ जो है वही तोलेबाज भी है।
तो इस तरह की आशंका होने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन कड़े कदम नहीं उठाएगा तो जैसे बंगाल ने पिछले 35-40 सालों में, चाहे वो लेफ्ट की राजनीति हो, रक्त रंजित राजनीति, बिल्कुल सही है अविनाश जी, पर आप अविनाश जी पर्टिकुलर पश्चिम बंगाल को बोल रहे हैं, यूपी में भी चल रहा है, यूपी में भी जो बीएलओ है, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन तो सब जगह करेगा ना, इलेक्शन कमीशन तो सब जगह करेगा, पर ये कॉन्टेक्स्ट आता कहां से है ये हमें समझने की जरूरत है। बीएलओ जो है वो लोकल आदमी होता है, हो सकता है कि यूपी में सपा का जो गढ़ हो वहां पे लोकल आदमी बीएलओ उनका जो इलेक्शन कमीशन लगाएगा वो सपा का आदमी निकलेगा। तो उनकी निष्पक्षता, उनके ऊपर कड़ाई ही एक सबसे जरूरी चीज है, उनके निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए उनके ऊपर कड़ाई जरूरी है, पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए। ये उसी कदम, वही कदम है, उसी डायरेक्शन में ये कदम उठाया गया। बिल्कुल अविनाश जी, अभी कुछ समय पहले जब एसआईआर वगैरह लागू हुए थे तो कितने बीएलओ की जान गई थी, और अब इसके बाद से सख्त नियम लागू हो गए हैं कि अब निलंबन तक कार्रवाई होगी, और अब तो ये मतलब ज्यादा ही सख्त हो गया है। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या ड्यूटी पे आर्म्ड फोर्सेज में जो काम करते हैं उनकी जान नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है, लेकिन विपक्ष तो इसी को लेकर घेर रहा है ना अविनाश जी। अब मुझसे ज्यादा राजनीति आप जानते हैं, पर आप देख रहे हैं कि बीएलओ की मौत को लेकर भी खूब हंगामा हुआ था, उस समय एसआईआर को लेकर हुआ था, और अब क्या लग रहा है कि इसके बाद से फिर राजनीति शुरू नहीं होगी? देखिए, हंगामा तो किसी बात पे भी हो सकता है, इस हंगामे से ना आपको डरना चाहिए ना हमें डरना चाहिए। ये केस बीएलओ के डेथ के मामले का केस सुप्रीम कोर्ट में गया। उन्होंने क्या बोला कि उस डेथ का बीएलओ के एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उनके कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले से बीमार थे या उनके अंदर कोई कमजोरी होगी। अब हर तरह का आदमी होता है, कोई आदमी बैठे बैठे भी टेंशन ले सकता है, कोई आदमी को बैठे बैठे भी हार्ट अटैक हो सकता है, तो ये तो उसकी अपनी मजबूरी हो सकती है, या भगवान का कोई उसके ऊपर ये हो सकता है, या उसके अपने रहन सहन का ढंग हो सकता है। पर ये कहना कि आर्म फोर्सेज में जो जाता है वो मर ही जाता है, आईएएस की नौकरी करता है वो मर ही जाता है, क्योंकि 2 आईएएस मर गए अपने ड्यूटी करते करते, ये कहना बेकार है। और क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बातों का धज्जिया उड़ चुकी है, पहले धज्जिया उड़ा चुका है। कोई ऐसा डेथ नहीं हुआ है जो बीएलओ अपने कार्य के दौरान बीएलओ का डेथ हुआ हो, ऐसा कोई माजरा नहीं है। और अगर ऐसा हुआ है तो उसको हमें ये मान लेना चाहिए कि भगवान ने उनके लिए उतनी उम्र का समय दिया था। चलिए, तो अविनाश जी एक सवाल मेरा आपसे और है कि ये जो कदम उठाया गया है, तो क्या लग रहा है अब जो पारदर्शिता सही तरीके से निकल कर आएगी, क्योंकि अब तो निलंबन तक आदेश दे दिया गया है कि हटा दिए जाएंगे। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है मैडम, मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जिसके बारे में आप और हम कुछ नहीं कह सकते। दुनिया जानता और आप जानती कि किसी भी देश का कुत्ता जो होगा वो भौंकेगा ही, किसी भी देश का सांप जो होगा वो फुफकारेगा ही, पर इंसान अगले मिनट क्या करने वाला है आप मेरे बारे में नहीं बता सकती, और हम किसी और के बारे में नहीं बता सकते कि अभी जो अच्छा इंसान दिख रहा है वो अगले मिनट क्या करने वाला है। तो इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा, बीएलओ के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसी कार्रवाई होने के बाद ट्रांसपेरेंसी आने की उम्मीद होती है, वही मैं जगा रहा हूं। ऐसी कार्रवाई, ऐसे ऑर्डर आने के बाद, सख्ती बढ़ने के बाद उम्मीद होती है लोगों को कि लोग न्यूट्रल रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, पर कितना तक रहेंगे ये तो हमें देखने की बात होगी, बूथ पे जाके देखने की बात होगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए अविनाश जी आपका। नमस्कार। बता दें कि नए नियमों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो दोषी पाए गए तो बीएलओ को निलंबन भी कर सकते हैं, और ऐसे में उनके खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश भी करेंगे। संबंधित विभाग को 6 महीने के भीतर कार्रवाई पूरी कर इसकी जानकारी भी देनी होगी। अगर मामला आपराधिक कृति का हुआ तो ईडीओ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मंजूरी से बीएलओ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकता है, और इसके अलावा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी खुद भी या फिर ईडीओ को रिपोर्ट के आधार पर बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की फैसला भी ले सकते हैं। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी जो है चुनाव आयोग को भी दी जाएगी। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, युवराज के मौत के मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो गई है, और एसआईटी ने पूरी की जांच और अब बड़े एक्शन की तैयारी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के नोएडा सेक्टर 50 की है, जहां पर युवराज की जो मौत है इन दिनों काफी चर्चाओं में बनी हुई है, और ऐसे में मौत के मामले में एसआईटी की जांच जो है वो पूरी हो चुकी है और अब बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। यूपी में नोएडा के सेक्टर 150 में
पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरकर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो गई है और देर रात तक एसआईटी की टीम नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में रुकी रही और एसआईटी ने इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं को लेकर जांच की है और साथ ही घटना से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का बयान भी दर्ज किया है और करीब दोपहर 2 बजे एसआईटी नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर पहुंची और इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी में सीएफओ, एसीपी, एसएचओ, सीएमओ और एसडीआरएफ के जवान सहित नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी भी पहुंचे और सभी अधिकारी अपने जवाब के साथ फाइल लेकर एसआईटी के पास पहुंचे थे और माना जा रहा है कि एसआईटी की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल सभी जवानों के बयान भी दर्ज किए हैं। खबरों की माने तो एसआईटी की टीम ने सभी फैक्टों को समझाया और लगभग 90 मिनट तक मदद के लिए गुहार लगा रहे युवराज को क्यों नहीं बचाया जा सका, सभी उपकरणों के इस्तेमाल और जवानों के पानी में उतरने को लेकर भी सवाल जवाब किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि युवराज के मौत के मामले में एसआईटी ने जांच जो है वो लगभग पूरी कर ली है और ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरबाज खान जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे नोएडा से, और उनसे जानते हैं कि जो जांच है वो पूरी तरह हो चुकी है और अब बड़े एक्शन की तैयारी है क्योंकि एसआईटी की जो जांच चल रही है उसको लेकर कहा जा रहा है कि लगभग जांच जो है वो पूरी हो चुकी है। अरबाज, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पे? बिल्कुल, देखिए, नोएडा प्राधिकरण दफ्तर कल लगभग 2 बजे करीब एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी बयान दर्ज करने के लिए और कहीं ना कहीं रात लगभग 9:30 बजे के करीब वो बयान लेकर वहां से दर्ज करके वहां से निकली थी। इसी मौके पर कहीं ना कहीं जो एसआईटी टीम एसडीआरएफ के लोगों से पूछताछ की। एडीजी जोन भानु भास्कर वहां मौजूद थे, मेरठ कमिश्नर भानुचंद गोस्वामी वहां मौजूद थे, नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह वहां मौजूद थे, जॉइंट सीपी राजीव नारायण मिश्र, डीसीपी ग्रेटर नोएडा, तमाम ऐसे आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं जो एसआईटी की टीम बनाई थी जो नोएडा में तैनात हैं, लक्ष्मी सिंह कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर या डीसीपी, तमाम आला अधिकारी वहां मौजूद थे और कहीं ना कहीं जो एसडीआरएफ की टीम थी जो गाजियाबाद से बुलाई गई थी, जो मौके पर घटनास्थल पर उस वक्त मौजूद थी, कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ की। लगभग मैं आपको बता दूं अनीता, 80 अधिकारियों से पूछताछ की गई और तमाम जो नोएडा प्राधिकरण के तमाम दफ्तर हैं लगभग उनसे भी जांच मांगी गई थी। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल एसआईटी टीम ने सारे रिपोर्ट दर्ज कर ली है क्योंकि 3 चीजें की गई थी, घटनास्थल की, दूसरा बयान दर्ज करने की और तीसरा पूछताछ की। अब रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और कहीं ना कहीं बड़ी गाज गिरने वाली है अधिकारियों पे। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट है कि परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर? क्योंकि जब उनके पिता, युवराज के पिता जो है, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात कही तो क्या कुछ अपडेट है इस मामले में अरबाज? देखिए, मैं बता दूं आपको, जो तेजपाल नागर हैं, दादरी के विधायक हैं, या सांसद महेश शर्मा हैं नोएडा से, तो कहीं ना कहीं इन्होंने पहले भी पत्र लिखा था इस चीज का कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इस पर संज्ञान लिया जाए, लेकिन जो पत्रिका लिखा गया था वो पत्र वहां तक नहीं पहुंचा। कुछ जो डकैत अधिकारी हैं इस नोएडा प्राधिकरण में, उन द्वारा वो पत्र वहां तक नहीं पहुंचाया गया। और दूसरी बात ये रही कि जो युवराज मेहता के पिता हैं, राजकुमार मेहता, उन्होंने गुहार लगाई है, साथ ही तेजपाल नागर ने भी पत्र लिखा है दोबारा और उनको बात की गई है कि मैं इनके पिता को उनके पास लेके जाऊंगा, सीएम के योगी आदित्यनाथ के पास लेके जाऊंगा और सख्त कार्रवाई उन लोगों पे करवाऊंगा जो वहां मौजूद थे, तमाशबीन थे, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो डायल 112 हो, चाहे वो एनडीआरएफ हो, तमाम जो ऐसे वहां पर अधिकारी थे जिनके पास सारे समाधान थे वहां पर उस लड़के की जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन फिर भी बहाने पे बहाना ढूंढते रहे। तो ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। और वहीं जो युवराज मेहता के पिता हैं, राजकुमार मेहता, उन्होंने गुहार लगाई है सीएम से कि मुझे इसका इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने डूबता रहा, लेकिन सब लोग तमाशबीन बनते रहे, आधे लोग वीडियो बनाते रहे, आधे लोग पानी को देखते रहे, आधे लोग कुछ बातें करते रहे, लेकिन मेरा बच्चा डूबता गया और किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। जी अनीता, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अरबाज आपका। बता दें कि युवराज की मौत के मामले में एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और ऐसे में अब बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है और अब कुछ ही समय बाद शायद इस घटना को लेकर जो अधिकारी थे, जो लापरवाही को लेकर बातचीत चल रही थी, उस पर गाज गिर सकती है।
तो वहीं राजधानी और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को हुई बारिश और तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज जो है वो बदल दिया है। इससे न केवल विजिबिलिटी में सुधार हुआ है बल्कि लंबे समय से छाए घने कोहरे से भी मुक्ति मिली है। बता दें कि बारिश के कारण वायु गुणवत्ता सूचांक गंभीर श्रेणी से सुधरकर अब खराब श्रेणी में आ गया है और इसके बाद से दिल्ली वासियों को जहरीली हवा से कुछ राहत जरूर मिली है। दिल्ली एनसीआर के शहरों में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद से आज सुबह कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहा। हालांकि सुबह 7 बजे तक कोहरा तो हट गया लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं। शुक्रवार को दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश और तेज हवाएं चलने से दिल्ली समेत एनसीआर के जिलों में ठिठुरन बढ़ गई, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। उधर अर्ली मॉर्निंग कोहरे होने की वजह से हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुए हैं। वाहन चालकों की लाइट और इंडिकेट लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम का मिजाज आज थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं उत्तर भारत के कई राज्य जो हैं शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई बारिश से मौसम में अचानक से ही बदलाव हुआ है। एकदम से हार्ट कपा देने वाली ठंड पड़ने लगी और ऐसे में पूरे दिन भारी बारिश के बाद से दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी देखने को मिला है। यहाँ तक कि कई इलाकों में सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं के चलते लोगों की कपकपी छूट रही है। आईडीएम ने दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान भी जताया है। बाकी कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र साल भर खुली रहने वाली सड़क 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बर्फबारी की वजह से यातायात के लिए बंद करना पड़ा है, जिससे हजारों वाहन फंसे हुए हैं। यातायात विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर नवयुग सुरंग के आसपास ताजा बर्फबारी के कारण जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू श्रीनगर जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया है। उत्तराखंड के 10 जिलों में आज यानी 24 जनवरी को मौसम जो है वो खराब है। इसमें नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पौड़ी और टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, रुद्रप्रयाग और चंपावत शामिल है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के कमांडेंट उस्मान को मार गिराया है और एनकाउंटर जो है वो बिलावर इलाके में हुआ है। आतंकियों की तलाश के पीछे एक हफ्ते से ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था और उस्मान पिछले 2 साल से अन्य आतंकवादियों के साथ डोडा उधमपुर इलाके में एक्टिवेट था। एनकाउंटर की साइट से अमेरिका में बने M4 राइफल, हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। कठुआ की एसएसपी मोहित शर्मा ने बताया है कि 1 बजे गांव में आतंकियों ने एक घर में घुसकर नागरिकों को बंधक बना लिया था। पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ की टीम ने इलाके की घेराबंदी की और पुलिस की एक टीम ने पहले सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और इसके बाद से जवान घर के अंदर घुसे। आतंकी ने पहले फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में जवानों ने उस्मान का हथियार छीनकर उसे मार गिराया। खबरों की माने तो सुरक्षा बलों और उस्मान का इससे पहले कठुआ, बसंतगढ़, उधमपुर में भी आमना सामना हुआ था, लेकिन वो हर बार बचकर निकल गया और इस बार सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान के एक इलाके में बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर डेरा इस्माइल खान जिले में एक शांति समिति के सदस्य के घर शादी के कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान वहां पर आत्मघाती हमला हो गया। पुलिस के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब मेहमान शादी में नाच गाना कर रहे थे और ये शादी मातम में बदल गई। बता दें कि डेरा इस्माइल खान के जिला पुलिस अधिकारी जो है वो साजिद अहमद ने बताया है कि साफ तौर पर आत्मघाती हमला है और यह हमला कुरैशी मोड़ के पास शांति समिति प्रमुख नूर आलम मसूद के घर पर हुआ है। धमाके की वजह से जिस कमरे में लोग मौजूद थे उसकी छत गिर गई है और इससे मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचना भी काफी मुश्किल हो गया। राहत कार्य में देरी हुई और धमाके के बाद से जिला मुख्यालय अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। खैबर पख्तवार रेस्क्यू में प्रवक्ता जो है बिलाल अहमद फौजी बताए जा रहे हैं और अब तक 7 शव और 10 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। राहत और बचाव काम में देरी होने के चलते ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं कमाल राशिद खान उर्फ KRK मुंबई में 2 राउंड फायरिंग के मामले में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और इस मामले में मुख्य संदिग्ध है KRK को
ओशिवरा पुलिस स्टेशन लाया गया है और पुलिस ने बताया है कि केआरके ने अपने बयान में फायरिंग की बात भी कबूल ली है और कहा है कि उनके लाइसेंस बंदूक का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। वहीं पुलिस ने सुबह केआरके को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आगे बताया है कि केआरके की बंदूक जब्त कर ली गई है और आगे की कार्रवाई के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है। खबरों की माने तो ये घटना 18 जनवरी को हुई थी, जिसमें अंधेरी के ओशिवरा स्थित एक रिहायशी इमारत पर 2 गोलियां चलाई गई। नालंदा सोसाइटी से 2 गोलियां बरामद की गई थी और एक दूसरी मंजिल से और दूसरी चौथी मंजिल से। एक फ्लैट निर्देशक का ये दूसरा मॉडल है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है मुंबई में, जहां पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और एक्टर ने फिलहाल अपना जुर्म भी कबूल लिया है। सुबह सुबह ये बड़ी कार्रवाई की गई। एक्टर कमाल खान को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ओशिवरा फायरिंग केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है एक्टर को। तो वहीं यूनाइटेड नेशन की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में आधी आबादी यानी कि करीब 4 अरब लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया के 100 सबसे बड़े शहरों में आधे शहरों को गंभीर पानी की कमी का सामना करना पड़ा है और इसमें दिल्ली, न्यूयॉर्क और रियो जैसे बड़े शहर शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई शहरों में स्थिति जो है बेहद ही गंभीर बनी हुई है। रिपोर्ट में दिल्ली चौथे स्थान पर है, कोलकाता जो है वो 9वें नंबर पर है और मुंबई 12वें, बेंगलुरु 24वें और चेन्नई जो है 29वें स्थान पर है। इसके अलावा हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत और पुणे भी लंबे समय से पानी की कमी झेल रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहला आधुनिक शहर बन सकता है जहां पर पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ऐसे में मैक्सिको सिटी हर साल करीब 20 इंच की दर से धंस रही है क्योंकि भूमिगत जल अधिक उपयोग किया जा रहा है। अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी राज्य में नदी का पानी को लेकर भी विवाद चल रहा है। रिपोर्ट की माने तो नदियों और झीलें सिकुड़ रही हैं और भूमिगत जल स्तर गिर रहा है और इसके साथ ही वाटरलैंड सूख रहा है, जमीन धंस रही है और सिकोहोल बन रहा है और रेगिस्तान फैल रहा है और हर साल करीब 4 अरब लोग कम से कम 1 महीने तक पानी की कमी का सामना करते हैं। तो वहीं रूस यूक्रेन में जंग लगभग 4 साल से जारी है और अभी तक सीज फायर को लेकर किसी तरह की कोई भी सहमति नहीं बन सकी है। दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और इसी बीच यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहर रूसी हमले की चपेट में बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में 13 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों पर रूसी हमले हुए, जिसमें राजधानी कीव में 2 और उत्तर पूर्व में स्थित 11 लोग घायल हुए हैं और कीव के मेयर में कहा जा रहा है कि राजधानी में घायल हुए दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि राजधानी के 2 भागों में बांटने वाली निप्री नदी के दोनों किनारे पर स्थित जिले में हड़ताल हुई है और कीव में नए साल के बाद से बड़े पैमाने पर रात भर 2 हमले हुए, जिससे सैकड़ों आवासीय भवनों में बिजली और हीटिंग व्यवस्था ठप हो गई है। आपातकालीन कर्मी अभी भी निवासियों को सेवा बहाल करने में लगे हुए हैं और रात भर तापमान जो है वो -13 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और ऐसे में बता दें कि हमलों के निशान भी हैं और इसके साथ कहा जा रहा है कि रूसी ड्रोन ने कई जिलों में हमले किए हैं, जिसमें 11 लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं मध्य पूर्व में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच यूरोप की प्रमुख एयरलाइंस ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। फ्रांस की एयर फ्रांस और डच एयरलाइंस KLM ने ईरान, दुबई और सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानों को जो है वो कम से कम रविवार तक रद्द कर दिया है। दोनों एयरलाइंस ने क्षेत्र में सुरक्षा तनाव को हवाला देते हुए बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में कंपनियों की ओर से कहा गया है कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हालातों को लेकर समीक्षा की जा रही है और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके बाद से बता दें कि लगातार फ्लाइटों को है वो कैंसिल किया जा रहा है, जिसमें से कई फ्लाइटें और इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस क्षेत्र में बढ़ते तनाव के दौरान उड़ानें सीमित कर चुकी हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।